Hello dear students, myself Saurav Dhiman. Chemical reaction and equation. Chemical reaction. What is chemical reactions? केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई रिएक्टेंट ए लिया और दूसरा रिएक्टेंट बी लिया, जब दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट सी बनता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म्स प्रोडक्ट, दिस केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. It is also a example. Rusting is actually iron oxide Fe2O3 XH2O. It is formed by the redox reaction in presence of water and air moisture. ये कैसे बनता है? Fe के 4 एटम्स हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं और 2 मोल्स ऑक्सीजन के जब इसमें रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर X वाटर मोलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास रस्ट बन जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यही रस्ट क्या करती है, आयरन मेटल को जंगित कर देती है, कोरोजन कर देती है। सेकंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे दही का बनना, ये भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, ये भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैसेस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैसेस का इवोल्यूशन कैसे होगा, जैसे हमने क्या किया कि जिंक की रिएक्शन करा दी जिंक सल्फेट से, जिंक की रिएक्शन हमने करा दी जिंक की रिएक्शन हमने करा दी सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे ही हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो वहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक सल्फेट बनने के बाद H2 गैस निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि जैसे एक एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड BaCl2 को Na2SO4 के साथ जब मिक्स किया जाता है तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और 2NaCl उसमें बन जाता है। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं किसके, बेरियम सल्फेट के। चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आपने देखा होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, या तो वो एक्जिथर्मिक होगी, हीट को प्रोड्यूस करेगी, या फिर वो एंडोथर्मिक होगी, टच करने पर क्या होगा, ठंडा महसूस होगा या कोल्ड महसूस होगा। और दूसरा हम अनदर चेंज क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्टेट, कि हमारे पास एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होगी कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा या फिर सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, या फिर सीधा हमारे पास क्या हो रहा होगा, लिक्विड से वेपर बन रहा होगा। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं तो वाटर को हीट करने पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वे, कि एक केमिकल रिएक्शन को हम 2 वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट आर वर्ड फॉर्म और सिम्बलिक फॉर्म, आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सीधी सी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो हम एक रिएक्शन लेते हैं या केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन को 2 फॉर्म में लिखा जाता है, सिम्बलिक फॉर्म में और वर्ड फॉर्म में। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया
जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज द वर्ड फॉर्म। और उसकी सिम्बलिक फॉर्म क्या होगी, जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको सिम्बलिक फॉर्म में लिखते हैं H2SO4 लिखते हैं, एरो ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या बनी, सिम्बलिक फॉर्म बनी। इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि जब हम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, जिससे हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसको सिम्बलिक फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम को लेते हैं Mg और ऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं O2, जिससे हमारे पास 2MgO बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ Mg के साथ 2 को ला देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन की। एक इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कब कहेंगे, ए केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन if the number of atoms of each elements in the reactant side and products are equal। मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे ईच एलिमेंट के जो नंबर है वो हो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड पे ईच एलिमेंट्स के नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3Fe प्लस 4H2O, जिससे हमारे पास Fe2O3 बना और 4H2 हाइड्रोजन बना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आयरन के तीन नंबर हैं, 3 एटम्स हैं, और यहाँ पर भी आयरन के कितने हैं, यहाँ पर आयरन के 2 हैं। तो दिस इज नॉट बैलेंस्ड राइट नाउ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन के 2 लेंगे, ये मिस्टेक हो रखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आयरन के 2 लेंगे और यहाँ 4H2O बन जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। 4H2 हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन के अभी कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, Fe2O3 बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 to 6, इसको बैलेंस कर लेंगे। ये अभी बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, ये भी बैलेंस नहीं है। सेकंड एग्जांपल समझते हैं, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। सेकंड एग्जांपल समझते हैं, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। Zn को जब SO4 से रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर देखिए जिंक का 1 है, यहाँ भी जिंक का 1 है, यहाँ सल्फेट पूरा का पूरा देखिए, पूरा सल्फेट 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। प्रीवियस रिएक्शन को हम थोड़ा समझते हैं कि उसमें क्या एरर हो रहा है। 3Fe 4H2O, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रखा है, ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये 3 यहाँ पर चला जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं unbalanced equation। If number of atoms of one element or more elements is different in reactants and products is called unbalanced equation। कि हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन को हम लिख रहे हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिख रहे हैं
तो उस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो हम उस रिएक्शन को क्या कह देंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कह देंगे। जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा था, वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी रिएक्शन, तो वो क्या थी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन थी। अब हम करंट में हम देख रहे हैं कि H2 प्लस O2, जिससे क्या बनना चाहिए था, H2O2 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वाटर बन रहा है, और यहाँ पर वाटर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, ये लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है प्रोडक्ट साइड में, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है जिसमें हीट इवोल्व होती है, इसका मतलब हीट रिलीज्ड होती है। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिवोल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब कार्बन का कंबसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे मीथेन है, मीथेन को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और H2O गैस निकलती है। ठीक है, CH4 प्लस 2O2, और जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, वाटर के 2 मोल बने और हीट प्रोड्यूस हो गई। तो इसलिए ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टू लास्ट टाइम। हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब क्या है कि वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, व्हेन N2 इज कंबाइंड विद O2 एंड हीटेड एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड देन NO इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं या उसके साथ बर्न करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो NO बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हीट की प्रेजेंस में होता है, इसको एक्स्ट्रा हीट की जरूरत होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ और एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने घर देखा होगा, घरों में जब चूना करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो चूने के पानी को, जैसे CaCO3 है, जब उसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CaO प्लस CO2 निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को उनके नेचर के बेस पर हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन से ही पता लग रहा है कि मतलब कंबाइन होना, कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस और कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि वो रिएक्शन जब जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कंबाइन किया, 2MgO बना, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है,
इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है कि जब किसी एक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है टू मोर कंपाउंड में, टू या मोर कंपाउंड्स में, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन ए सब्सटेंस और ए कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय हीट और बाय लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो यहाँ पर तीन वर्ड दिए हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमारा डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब हमारा डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होता है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कि जब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्विक लाइम CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जब लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन बनती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये बोर्ड में लास्ट टाइम पूछी गई थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, तो वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, A2Ag बनता है और क्लोरीन बनता है, सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन का डिकम्पोजिशन हम देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, कार्बन मीथेन है, मीथेन का हम क्लोरिनेशन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा, CH3Cl प्लस Cl2, H न्यू की प्रेजेंस में CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। इसी तरह फर्दर ये चलता रहेगा जब तक हाइड्रोजन पूरे खत्म ना हो जाए तो क्लोरिनेशन होता रहेगा। जैसे ही हाइड्रोजन फिनिश हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरिनेशन बंद हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। Electrolytic decomposition. When decomposition reaction takes place due to electric current is called electrolytic decomposition. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम बनती है और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम बनती है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, टू के प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लेते हैं एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। और इस प्लास्टिक मग में क्या करते हैं, यहाँ पर एक रबर स्टॉपर लगा देते हैं इस होल के अंदर। और इस रबर स्टॉपर के अंदर क्या करते हैं हम, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज होल्स। इसमें क्या करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर देते हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट बैटरी के साथ। फिल द मग विद वाटर एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक गुड कंडक्टिविटी। हम मग को क्या करते हैं, वाटर के साथ फिल कर देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि कंडक्टिविटी गुड हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास जल्दी से हो और अच्छे से हो। बिकॉज एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Took two test tube filled with water and invert them over the two carbon electrodes.
हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब को वाटर के साथ फिल करके वो क्या कर देते हैं, उन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड कर देते हैं। स्विच ऑन द करंट, करंट को स्विच ऑन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर कुछ बबल्स बनते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बोथ at the both the electrodes. These bubbles displace the water in the test tube. ये क्या करते हैं, बबल्स डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस वाटर प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। आप देख सकते हो कि 2 वॉल्यूम H2 की बनती है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की बनती है। H2 जो होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कैथोड की तरफ जाता है, और जो O2 है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये कहाँ, एनोड की तरफ जाता है। तो कैथोड पर हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है, और एनोड पर हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोराइड गैस। जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम मेटल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। Those chemical reactions in which one element is displaced by another element in a compound are called displacement reaction. Displacement reaction क्या होती हैं कि वो रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड के एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, जो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से लेस रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि एज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया कि जिंक रिप्लेस कापर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कापर सल्फेट, कि जिंक जो है कापर सल्फेट से कापर को रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो जिंक है उसकी पोजीशन हाई होती है, वो ऊपर होती है, और वो कापर की जो पोजीशन है वो नीचे होती है, और जिंक जो है कापर को रिप्लेस कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है और कापर अलग बनता है। Will silver replace copper from copper sulfate solution? Is it true or no? True or false? Ag जो है, जो सिल्वर होता है उसका जो पोजीशन है वो कॉपर से नीचे होता है, इसलिए कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, इसलिए रिएक्शन जो है वो फर्दर कंप्लीट नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reactions in which two different atoms or groups of atoms are mutually exchanged are called double displacement reactions. इसमें क्या होता है, देखो जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसमें सिंगल साल्ट होता है और एक मेटल सिंगल साल्ट से दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है। लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें 2 साल्ट की बात हो रही है, 2 साल्ट इसमें होंगे, और 2 साल्ट्स में जो हमारे पास मेटल्स होंगे म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल है, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म Na2SO4 प्लस BaCl2। जब Na2SO4 को BaCl2 के साथ मिक्स किया जाता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl बन जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और NaNO3 बन जाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन को हम डिफरेंट डेफिनेशन में समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने ऑक्सीडेशन के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना
और हाइड्रोजन का वहाँ से रिमूव हो जाना, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब हमारे पास कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ निगेटिव पार्ट एंड रिमूवल ऑफ पॉजिटिव पार्ट, कि निगेटिव पार्ट का तो एडिशन हो रहा है और पॉजिटिव पार्ट का रिमूवल हो रहा है, तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। बेस्ट एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन गिव्स कॉपर मेटल, कि जब कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो कॉपर मेटल मिलता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। और सेकंड डेफिनेशन का जो एग्जांपल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Na+ आयन बना देता है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। सेकंड इसका पॉइंट कह सकते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग, अगर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। एडिशन ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड रिमूवल ऑफ नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट का एडिशन और रिमूवल ऑफ नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हम एग्जांपल लेते हैं CuO+H2, हीट किया Cu+H2O, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया, रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कि दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, कि वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे CuO+H2, इसको हीट किया Cu+H2O बना, यहाँ पर CuO में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और कॉपर सीधा बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहला रहा है, रिडक्शन कहला रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। ZnO प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO, ZnO से हमारे पास जिंक बना जिससे रिडक्शन हुआ, और C से ऑक्सीजन का एडिशन हुआ जिससे ऑक्सीडेशन हुआ, C से बना CO, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कि वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा, 2KNO3 बनेगा, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे बेरियम क्लोराइड और CuSO4 को हम मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट के हमारे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। AgNO3 NaCl को मिक्स करेंगे तो AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, NaNO3 इसमें बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम से ही पता लग रहा है, न्यूट्रल, चार्ज का न्यूट्रल होना, मतलब जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म साल्ट, दैट इज कॉल्ड साल्ट फॉर्मेशन और न्यूट्रलाइजेशन। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, NaOH बेस, HCl एसिड, दोनों को मिक्स किया, NaCl बना और वाटर बाहर निकला, वाटर भी साइड में बन गया। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है, कि द प्रोसेस इन विच द मेटल सरफेस चेंज इनटू salts like oxides, sulfides, carbonates, etc. due to attack of atmospheric gases।
तो हम उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम किसी मेटल को खुले इन्वायरमेंट में रख देते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो उसके ऊपर मेटल के ऑक्साइड्स की, सल्फाइड की और कार्बोनेट्स की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे कोरोजन होता है, लेट्स सी, इसको समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, दिस इज अ आयरन मेटल रोड। ये आयरन मेटल रोड है, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, डेप्लीशन हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट आने की वजह से यहाँ पर पिट्स बन गया है। ठीक है, और इस पिट्स के बाद ये पिट्स बना कैसे है कि जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ +2 आया और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनदर स्पॉट पे जाते हैं जो हमारे पास कैथोड का काम करता है, और उस कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से 4H+O2+4 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, जिससे वाटर बन जाता है। और यही वाटर फिर फर्दर एफ आयरन +2 के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, रस्ट बना देता है। द फिनोमिना ऑफ कोरोजन कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, कि कोरोजन का जो फिनोमिना है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। A particular spot on the iron metal act as anode where oxidation takes place when it is exposed to an open environment, कि जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल, आयरन मेटल को ओपन इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जो एनोड की तरह काम करता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिससे क्या बना, Fe+2 बना। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स गो टू द अनदर स्पॉट, ये अदर स्पॉट पर जाते हैं, ऑन द आयरन मेटल, आयरन मेटल के दूसरे स्पॉट पर जाते हैं, एंड रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू वाटर, रिड्यूस कर देते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वाटर के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। अब ये H+ आयंस कहाँ से मिलते हैं, दीज H+ आयंस आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंस लाइक CO2 इन वाटर। ठीक है, H2O से H+ आयन बना, OH- आयन बना, और जैसे हम वाटर के अंदर CO2 को मिक्स करते हैं तो H2CO3 बनता है, और यही H2CO3 ब्रेक होने के बाद 2H+ आयन और CO3-2 आयन देता है। दिस अनदर स्पॉट बिहेव एज कैथोड, ये अनदर स्पॉट क्या है, कैथोड की तरह बिहेव करता है, और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एज, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है कि ये हमारे पास एसिडिक आयन मिला, H+ आयन मिला, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके H एटम बनाया, H एटम के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन होकर इसने वाटर बनाया, जिससे ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनी, 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन O2 2H2O। फाइनली एनोड पर जो हमारे पास हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, वो ये रिएक्शन आई थी, और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन हुआ, वो ये रिएक्शन आई थी। दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दिया तो नेट हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन गई ये। ठीक है, 2Fe+4H+ आयन प्लस O2, जिससे हमारे पास 2Fe+2+2 H2O बन गया। Further, ferrous formed at anodic sites react with dissolved oxygen। आगे क्या होता है, जो फेरस आयन है, वो जो एनोडिक साइड पर फेरस आयन बना था, वो फेरस आयन रिएक्ट करता है डिजोल्ड ऑक्सीजन के साथ और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, फ्रॉम एयर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस। ये हमारे पास फेरस आयन है जो एनोडिक साइड पे बना था, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जिससे क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, और हमारे पास एसिडिक
8 H प्लस आयन बन जाते हैं। Fe2O3 देन अंडरगोज हाइड्रेशन टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिससे हमारे पास रस्ट बन जाती है। Fe2O3 फर्दर वाटर के X मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, एक्सेस के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, रस्ट बन जाती है। रस्ट का फॉर्मूला जो होता है Fe2O3X H2O होता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बैरियर प्रोटेक्शन बाय ऑयलिंग, ग्रीस लेयर, पेंट्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग मेटल विद हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम आयरन मेटल को ऑयलिंग कर सकते हैं, क्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। Sacrificial protection by coating the metal with more electropositive metal। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल, हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिंक गैल्वेनाइजेशन। जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव है आयरन से भी, इसलिए हम क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देती है, और हमारे पास आयरन की जो मेटल है वो सेफ हो जाती है। Electrical protection by connecting the iron pipe to a more electropositive metal like Mg with a wire। ठीक है, Mg is more reactive than Fe, so it will lose electron easily than Fe। Mg will oxidize first than Fe। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है बाय कनेक्टिंग द आयरन पाइप टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक Mg विद ए वायर। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक आयरन रोड है उसको क्या करते हैं, Mg मैग्नीशियम के जो मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को जल्दी लूज कर देती है। इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है उसका आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। Okay, this chapter ends, and I hope you will understand this chapter in a good way, and you will learn this chapter, you will prepare the notes from this chapter. Okay, goodbye.